नमस्कार। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में कि हमें जो है कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जिनको हिंदी में हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या हैं? व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट्स? तो भारतीय संविधान के तीसरे भाग में वर्णित भारत के नागरिक के लिए प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और इनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। जो अधिकार सभी भारत के नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जैसे सभी भारत के लोग भारतीय नागरिक के रूप में शांति के साथ समान रूप से जीवन यापन कर सकते हैं। मतलब इसमें बताया यह गया कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वह भारतीय संविधान के तीसरे भाग में वर्णित हैं। कौन से भाग? तीसरे भाग में वर्णित हैं। और भारत के प्रत्येक नागरिक, वह जिसको भारत की नागरिकता प्राप्त है, उससे यह अधिकार दिए गए हैं और इनकी सुरक्षा संबंधी सारी जो है सुरक्षा, अगर इनको कोई हनन करता है तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो हमारे जो संविधान में है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7 थे, लेकिन अब 6 रह गए हैं। अब 6 क्यों रह गए हैं? क्योंकि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। इसके कारण जो है 6 मौलिक अधिकार हमारे हैं। तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। क्या रखा गया है? जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार जिसको हम संपत्ति का अधिकार बोलते थे, उसको अनुच्छेद 300A में रखा गया है, क्योंकि यह अब हमारा मौलिक अधिकार न रहकर एक कानूनी अधिकार हो गया है। इसके बाद देखते हैं हम कौन कौन से हमारे जो मौलिक अधिकार 6 कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार कुछ इस प्रकार हैं, यानी कि सबसे पहला जो हमारा अधिकार है वो है समता या समानता का अधिकार। यह जो अनुच्छेद है, यह अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक जो है समता या समानता का अधिकार है। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा है वह संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अंतर्गत जो है कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं आगे हम देखने वाले हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 23 से 24 में हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के अंतर्गत आते हैं। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से 30 तक आते हैं। और संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वह 14 से 32 के मध्य आते हैं। कितने? 14 से 32 के मध्य जो हमारे हैं वह मौलिक अधिकार हैं और भाग 3 में हैं। चलिए हम देखते हैं सबसे पहला जो अधिकार हमें प्राप्त है, जिसको हम समता का अधिकार बोलते हैं, जिसे हम समानता का अधिकार बोलते हैं, जो आर्टिकल 40 से आर्टिकल 18 तक है। तो जो आर्टिकल 14 है उसमें क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 40 यानी कि अनुच्छेद 14 में यह कहा गया है कि विधि के समक्ष समता, यानी कि विधि के समान जो है समक्ष समता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सही व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, उन पर एक समान ढंग से लागू करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई अगर उच्च वर्ग का है तो उसे सजा नहीं होगी, ऐसा कुछ भी विधान नहीं है, हमारा आर्टिकल 14 कहता है। इसके बाद अनुच्छेद 15 जो है आर्टिकल 15 है, इसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक जो है व्यक्ति का यह
अधिकार है कि वह धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल हमारा 15 जो कहता है वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ हम धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं और ना ही हम उसके धर्म या मूल वंश या जाति या लिंग के आधार पर जो हम भेदभाव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। किसी के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 16 जो है उसमें कहा गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि कोई भी लोक नियोजन यानी कि कल्याणकारी योजना होगी उसमें अवसर की समानता होगी। राज्य के अधीन किसी पद या नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी विषयों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग को छोड़कर, क्योंकि यह जो है सब पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आते हैं और इनको अलग से जो है समानता दी जाएगी, इनको भारांक दिया जाएगा। इसके बाद है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 यह कहता है कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया जाएगा, यानी कि अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इससे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यानी कि छुआछूत या अछूत की भावना अगर किसी व्यक्ति में अभी है तो वह दंडनीय अपराध के योग्य है, उसे दंडित किया जाएगा। यह जो है हमारा आर्टिकल 17 कहता है। इसके बाद आर्टिकल 18 है, इसमें कहा गया है कि उपाधियों का अंत हो जाएगा। सेना या विधा संबंधी सम्मान के लिए सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। इसमें कहा यह गया है कि जो उपाधियां पहले मिलती थीं, जो हमारा जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले जो है हमें क्या था, किसी को सर की उपाधि दी जाती थी, किसी को किसी की उपाधि दी जाती थी। जो ये उपाधियां थी उनको क्या किया गया है, उनको समाप्त कर दिया गया है और सिवाय जो है जो सेना संबंधी उपाधियां हैं उनको ही, सेना या विधा संबंधी उपाधियां हैं उनको ही मान्य किया गया है, अन्य कोई उपाधि मान्य नहीं है। इसके बाद आता है, ये तो हमारे थे समता का अधिकार, यानी कि सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 के मध्य थे। अब हम जानेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हमें हमारे देश से कौन कौन से स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार यह कहता है, अनुच्छेद 19 यह कहता है कि मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन अब सिर्फ 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे पास रह गई है। अब वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला आर्टिकल 19 जो है अनुच्छेद 19 यह कहता है कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक ध्यान रखना है कि प्रेस की स्वतंत्रता या वर्णन अनुच्छेद 19A में ही है। यानी कि हम जो प्रेस है या प्रेस यानी कि प्रेस रिपोर्टर मीडिया वाला जो है वह आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। इसके बाद अनुच्छेद 19B जो कहता है वह कहता है कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की भी हमें स्वतंत्रता है। हम जो है शांतिपूर्वक कोई भी जो है सभा कर सकते हैं हथियार के बिना। इसके बाद अनुच्छेद 19C जो है, अनुच्छेद 19 से यह कहता है कि संघ बनाने की हमें स्वतंत्रता है, हम कोई भी जो है सभा का आयोजन कर सकते हैं, हम कोई भी संगठन बना सकते हैं, यह सब आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। इसके बाद आर्टिकल 19D जो है, इसमें यह कहा गया कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। यानी कि आप भारत में रह रहे हैं और भारत से अगर हरियाणा जाना है या किसी अन्य प्रदेश को जाना है
तो वहाँ जाने की आपको स्वतंत्रता है, किसी से परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह अनुच्छेद 19D में कहा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 19E जो है, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। अपवाद यह है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर कहा गया है यह कि देश के किसी भी क्षेत्र, यानी कि आप कहीं भी जाकर जो है अपना निवास स्थान बना सकते हैं, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बना सकते हैं, ऐसा विधान है। इसके बाद अनुच्छेद 19F जो कहता है, उसमें कहता है कि जो संपत्ति का अधिकार है वह जो है आपको संपत्ति रखने का अधिकार है। इसके बाद अनुच्छेद 19G जो कहता है कोई भी व्यापार या आजीविका चलाने की स्वतंत्रता है, यानी कि आप कोई भी जो है वैधानिक जो है व्यापार चला सकते हैं, अपना जीविका पालन कर सकते हैं, इसकी जो है हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके बाद अनुच्छेद 20 जो यह है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि आपको जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक आपका संरक्षण होगा, यह जो है अधिकार हमें प्राप्त है। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं हमारे पास। कौन कौन सी? किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून है इसी तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यानी कि क्या कहा गया कि जो किसी भी व्यक्ति के साथ जो है उसको एक बार ही सज़ा मिलेगी, वह कोई भी जुर्म करके आया हो, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर बहुत बार सज़ा मिले। और जो अपराध करने का समय है उसमें यह बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि आज कोई अपराध करता है और 10 साल बाद उसका निर्णय होता है, तो 10 साल के समय जो चल रहा है कानून उसके तहत सज़ा नहीं मिलेगी, जबकि जब आपने अपराध किया होगा, जिस टाइम आपका मुकदमा दर्ज हुआ होगा उस टाइम का जो है आपको जो सज़ा होगी उस टाइम की मिलेगी, ना कि प्रेजेंट टाइम में जो चल रही होगी। और जो तीसरा है उसमें यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने, यानी कि हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि भाई चलो तुम हमारे प्रति गवाही दो, हम बाध्य नहीं कर सकते, वह अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। तो ये हैं हमारे स्वतंत्रता के अधिकार, इतनी प्रकार की हमें स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। इसके बाद आर्टिकल 21 जो कि स्वतंत्रता का ही अधिकार है, इसमें कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि हम जो प्राण है हमारे शरीर है उसकी जो है उसके संरक्षण कर सकते हैं, उसकी जो है हमें आज़ादी है। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अब आर्टिकल 21 के अंतर्गत भी कुछ हैं तो जानते हैं। आर्टिकल 21 का जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कहा गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, ऐसा कहा गया है। यानी कि अगर आपकी गिरफ्तारी हो जाती है तो आपको कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त की गई हैं। यानी कि अगर आपके घर जो है अचानक से कोई पुलिस आ जाती है तो उसे कौन कौन से अधिकार हैं। तो हिरासत लेने का कारण ज़रूर उसको बताना होगा कि आप किस कारण से जो है हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, हमें अरेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा यह है कि 24 घंटे के अंदर, यानी कि आने जाने के समय को छोड़कर बाकी बीच के 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाए, यानी कि उसे कोर्ट में पेश किया जाए 24 घंटे के अंदर। इसके बाद है जो तीसरा अधिकार है, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि आप जिस वकील के साथ आप चाहें उसी के साथ जो है क्या कर सकते हैं, अपनी मनपसंद के वकील के साथ सलाह ले सकते हैं। तो ये है आर्टिकल 22 यानी कि अनुच्छेद 22 में जो कि स्वतंत्रता थी।
इसके बाद है निवारक निरोध। इसमें क्या होता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 खंड 3, 4, 5, 6 और 7 में संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कि किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसे दंड ही दिया जाए, बल्कि उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत संबंधी कारणों से होता है, जबकि किसी व्यक्ति निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ऐसा जो है निवारक निरोध के अंतर्गत कहा गया है, बल्कि उसे अपराध कर। इसके बाद है सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक जेल में रख सकती है। इसके बाद है अगर गिरफ्तार व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय के लिए जेल में रखना है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। इसके बाद है इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध आधार पर सूचित किया जाएगा, लेकिन जिन तथ्यों को निरस्त करना है लोकहित में विरुद्ध समझा जाएगा, उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। इसके बाद आता है निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र ही अवसर दिया जाना चाहिए। यानी कि उसे जल्द से जल्द कोई भी निर्णय लेने को कहा जाना चाहिए। इसके बाद है अगला है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 तक है। आर्टिकल 23 जो है कहता है हमें कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध होगा। यानी कि आप किसी का देह व्यापार नहीं कर सकते हैं या फिर आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि 23 में है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, यानी कि आप किसी व्यक्ति को बेच या खरीद नहीं सकते हैं। बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध माना जाएगा। यानी कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अगर आप ऐसा करते पाए जाते हैं तो वह आपके लिए दंडनीय, उसके लिए आपको दंड दिया जाएगा। अनुच्छेद 24 कहता है, आर्टिकल 24 कहता है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाने, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि आप किसी भी जो बच्चा 14 वर्ष से कम उम्र का है उससे आप कंपनियों में या फिर होटलों में या फिर कहीं अन्य पर जो है काम नहीं करवा सकते हैं। इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक है, इसमें यह कहा गया है, आर्टिकल 25 में यह कहा गया है कि अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। क्या है कि आप अपने धर्म को मान सकते हैं, उसमें कोई भी संविधान के प्रति कुछ भी नहीं होगा और आप अपने धर्म का जो है प्रचार कर सकते हैं, सभाएं कर सकते हैं। इसकी जो है आपको स्वतंत्रता प्राप्त है। और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हैं तो सिर्फ हिंदू धर्म को आप कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, ऐसी उसे स्वतंत्रता मिली है। और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। क्या कर सकता है? उसके बढ़ाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि आप जो धार्मिक कार्य हैं उनका जो है प्रबंध कर सकते हैं, इसकी जो है स्वतंत्रता है। यानी कि व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना या पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार उसे प्राप्त है। यह है धार्मिक अधिकार। इसके बाद आता है अनुच्छेद 27। इसमें धार्मिक अधिकार के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति
या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 28 आर्टिकल 28, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि आप किसी भी विद्यालय में, शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यालय को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते हैं। आप जबरदस्ती जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। इसके बाद आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 से 13 तक हैं। अनुच्छेद जो कि आर्टिकल 29 है कहता है कि अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी प्रकार शैक्षिक संस्था में प्रवेश नहीं रोक सकता है। अब इसमें यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो है हम उसके धर्म, जाति, लिंग के आधार पर जो है शिक्षा यानी कि उसे प्रवेश शिक्षा लेने से रोक नहीं सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 30 जो कहता है वह कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षिक संस्था चला सकता है, यानी कि आप कोई भी शिक्षण संस्था चला सकते हैं अपनी पसंद की, उसकी जो है आपको आज़ादी प्राप्त है और सरकार उसे अनुदान देने में भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। और क्या करेगी सरकार, उस जो आप शैक्षिक संस्था चला रहे होंगे उसके प्रति सरकार जो है अनुदान देगी, उसके प्रति भेदभाव नहीं करेगी कि यह इसका स्कूल है या हिंदू का स्कूल है या मुस्लिम का स्कूल है, इसके प्रति हमें ऐसा नहीं करना है, ऐसा कुछ भी सरकार नहीं करेगी। इसके बाद आता है संवैधानिक अधिकार, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 22 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 32 यह कहता है कि इसके तहत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी कि आर्टिकल जो संवैधानिक अधिकार 32 है उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई आपके इन अधिकारों का हनन करता है, उनको छीनने की कोशिश करता है, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। और इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है, जो कि है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेक्षण, अधिकार पक्ष लेख। यह सब जो हैं रिट जो है निकाल सकती है सरकार। इसके बाद है भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जो कि हमने नीचे दिया है। इसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो यूएसए से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। और इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 है। कितना है? अनुच्छेद 12 से 35 है। इसमें संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। यानी कि अगर आपातकाल लग जाता है तो अनुच्छेद 352 के तहत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर, यानी कि जीवन जीने का अधिकार को छोड़कर सारी जो है आपके अधिकार स्थगित कर दिए जा सकते हैं। तो ये सब अधिकार जो है हमें प्राप्त हैं हमारे संविधान से। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमने अच्छे से भारतीय जो हमारे मौलिक अधिकार दिए हैं उनको बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर इस जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इनकी आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जाना है, टेलीग्राम चैनल पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है माय स्ट्रगल एकेडमी। माय स्ट्रगल एकेडमी सर्च करने के बाद वहाँ पर माय स्ट्रगल एकेडमी आ जाएगी और उसके बाद आप ज्वाइन करने के बाद PDF प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर भी आपको माय स्ट्रगल एकेडमी लिखेंगे तो हमारा पेज आ जाएगा, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।